मंदिर मठ गुरुद्वारे जाकर यही ज्ञान सत्संग मिलेगा। समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। हिंदू धर्म वह अटल सिंधु है जिसमें सब धारा मिलती है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की किरणें लहर लहर खिलती हैं। इसी पूर्ण में पूर्ण जगत का जीवन मधु संपूर्ण फलेगा। इसी पावन हिंदुत्व सुधा की रक्षा प्राणों से करनी है। जग को कार्यशील की शिक्षा निज जीवन से सिखलानी है। द्वेष पेश भय सभी हटाने पांचजन्य फिर से गूंजेगा। समरसता बरसेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। परम पवित्र भगवत ध्वज माननीय विभाग संघ चालक आदरणीय डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, माननीय नगर संघ चालक आदरणीय डॉक्टर राजेश बर्णवाल जी, आदरणीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुओं एवं प्रिय मित्रों, प्रायः जो संघ के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता हैं अथवा जो संघ के शुभचिंतक हैं अथवा जो संघ के शुभचिंतक होना चाहते हैं या संघ के लोगों का मित्र बनना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों से प्रायः दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। संघ की स्थापना क्यों हुई और संघ का स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में योगदान क्या था। स्वाभाविक रूप से जब कोई चीज बहुत यशस्वी बनती है, श्रेष्ठ बनती है, तो उसके कृतित्व की चर्चा जरूर की जाती है और की जानी चाहिए भी। जब कोई संस्था, समिति या संगठन या कोई व्यक्ति नकारात्मक या खराब कार्य करता है तो उसके कृतित्व की चर्चा नहीं होती, बल्कि उसके पृष्ठभूमि या उसके इतिहास की चर्चा होने लगती है। आशय यह है कि जिस व्यक्ति के पृष्ठभूमि और इतिहास की बार बार चर्चा की जाए, कुरेदा जाए, खोजा जाए और उस व्यक्ति के कृतित्व की चर्चा गौण हो जाए, इसका आशय है उस व्यक्ति का, उस संस्था का, उस संगठन का कार्य उतना यशस्वी और श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि वह नकारात्मक है। कल हमें एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि एक ऐसा परिवार जिस परिवार से 3-4 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रहीं, उस परिवार की बहुत सारी पीढ़ियों की चर्चा होती है लेकिन बाकी लोगों की चर्चा नहीं होती। तो मैंने तथ्य और तर्क के आधार पर इसी प्रश्न का उत्तर दिया था। आप सब जानते हैं कि 1857 में पहला स्वतंत्रता आंदोलन का विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। आप सब यह भी जानते हैं कि उस समय जब विद्रोह हुआ था तो बहादुर शाह जफर जी केंद्र में दिल्ली में सत्तासीन थे। आप सब यह भी जानते हैं कि उस सत्तासीन होने के बाद अंग्रेज बहुत परेशान हुए, बहुत बेचैन हुए, बहुत घबराए, क्योंकि उस आंदोलन का भारत को आजाद कराने की दिशा में कोई निर्णायक भूमिका भले न हो, लेकिन अंग्रेजों को हिला देने के लिए और झकझोर देने के लिए बहुत पर्याप्त था। आप ये जानते हैं कि 1859 में सर सैयद अहमद ने ओरिएंटल कॉलेज
और मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना किया था, जो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। आप यह भी जानते होंगे कि 1861 में भारत में 3 महानुभूतियों का एक साथ जन्म हुआ। वे थे महामना मदन मोहन मालवीय, वे थे रविंद्रनाथ टैगोर, वे थे मोतीलाल नेहरू। आप ये भी जानते होंगे कि 1875 में 2 नेताओं का जन्म हुआ था। एक का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। आप यह भी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए कि उसी 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्ल मार्क्स ने कराई थी। आप यह भी जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स के सुझाव पर ही 1883 में उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत में कांग्रेस नाम का एक संगठन होना चाहिए, जिस संगठन की कार्यविधि अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए होनी चाहिए और उसका जो दिखावा एजेंडा हो वो भारत के हितों के लिए हो और भारत को आजाद कराना है, ऐसे उद्देश्य से वो कार्य कर रही हो, यह भारतीय लोगों को दिखाई पड़ना चाहिए। आप ये भी जानते होंगे कि सर सैयद अहमद ने ही कांग्रेस के स्थान पर उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। आप ये भी जानते होंगे कि 1885 में 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1885 में मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। आप ये भी जानते होंगे कि उस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता हिंदू से मतांतरित हुए ईसाई व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आप ये भी जानते हैं कि उसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष 1827 में पैदा हुए A.O. ह्यूम नियुक्त हुए थे। आप ये भी जानते होंगे कि जब वह अधिवेशन हो रहा था उस समय मुंबई के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और लॉर्ड डफरिन ने इन लोगों को, जो ये लोग पूना में अधिवेशन करना चाहते थे, उसको शिफ्ट मुंबई में कराया, हैजा और टाउन का हवाला देते हुए। और इसलिए कराया क्योंकि वहां रहने से उस अधिवेशन को संरक्षण प्राप्त होता और जो 4 लोग गए थे उस अधिवेशन की अनुमति मांगने, उन चारों लोगों को उन्होंने कहवा, कॉफी और स्नैक्स खिलाकर मुस्कुराते हुए अनुमति दिया था। वहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जब किसी के विरुद्ध आप आंदोलन खड़ा करने के लिए जाते हैं और उसी से आप अनुमति लेने भी जाते हैं और वही व्यक्ति मुस्कुराकर प्रसन्नता पूर्वक आपको कुछ खिला पिलाकर अनुमति दे देता है, तो वहीं से प्रश्न खड़ा होना शुरू हो जाता है। और वह प्रश्न इसलिए खड़ा होना शुरू होता है कि उसी 1888 में एक व्यक्ति द्वारा ये मांग कर दिया जाता है मात्र 3 वर्ष बाद कि यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है इस संगठन में, इसलिए हमारे लिए एक अलग संगठन होना चाहिए। वह मांग 1893 में बहुत तेज पकड़ती है गति। 1898 में सर सैयद अहमद के निधन के बाद और तेज होती है और 1902 में जब गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने को होते हैं, तो उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हो न हो, इसलिए जो वर्तमान इतिहासकार इरफान हबीब हैं, उनके ग्रैंडफादर यानी उनके बाबा मोहम्मद शमीम और मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर में एक पत्रकार वार्ता करते हैं और उस पत्रकार वार्ता के बाद गोपाल कृष्ण गोखले का राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष होना स्थगित होता है और फिर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1904 में बनते हैं। लेकिन उनके अध्यक्ष होने के बाद बाल गंगाधर तिलक, मना मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर, इन जैसे लोगों की गतिविधियों के कारण उन लोगों का हित सुरक्षित नहीं हो पा रहा था और अंततः 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो जाती है। 1902 से लेकर 1913 तक जब गीतांजलि का प्रकाशन, जिस पर नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ ठाकुर को, उस समय महामना मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले
रविन्द्रनाथ टैगोर और बाल गंगाधर तिलक को मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद शमीम के द्वारा जितने भी पत्र व्यवहार किए गए और जितने भी नकारात्मक प्रश्न किए गए, वो प्रश्न प्रमाणित करने के लिए इन लोगों को पर्याप्त थे कि कांग्रेस जो संगठन है देश को आजाद कराने वाला, उस संगठन का एजेंडा दो है। एक एजेंडा घोषित है और दूसरा एजेंडा छिपा हुआ है। इन लोगों को कांग्रेस में दो तरह के लोग शुरू से ही सक्रिय थे। एक वे लोग जो दोनों एजेंडा ठीक से समझते थे, एक वे लोग जो केवल घोषित एजेंडा ठीक से समझते थे, अंदर का एजेंडा ठीक से समझते नहीं थे। 1912 में ए.ओ. ह्यूम तो दिवंगत हो गए, लेकिन उन्होंने एक रचना कर दी कि भारत का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, उसका नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। क्योंकि ए.ओ. ह्यूम को बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों पर कोई भरोसा और विश्वास नहीं था। इसलिए हम जिनको बहुत आदर और श्रद्धा से जानते हैं और जिनके हिंदुस्तान ले आने में इन्हीं इनोसेंट लोगों का बड़ा योगदान है, जो निश्चित रूप से दिल और दिमाग से देश को प्रेम करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने यह मुहिम आरंभ की, यह तलाश शुरू की और उन्हीं के प्रस्ताव पर, उन्हीं की प्रेरणा से महात्मा गांधी अफ्रीका से जब वो हिंदुस्तान आए तो इंग्लैंड होते हुए हिंदुस्तान आए थे। यह भी इतिहास इसका साक्षी है। वे हिंदुस्तान आए और नेतृत्व संभाला। 1915 में जब वो हिंदुस्तान आए, उसके कुछ दिन बाद गोपाल कृष्ण गोखले तो दिवंगत हो गए मात्र 50 वर्ष की आयु में, लेकिन बाल गंगाधर तिलक 1920 में दिवंगत हुए। गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा से वे हिंदुस्तान आए, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से उन्होंने कार्य आरंभ किया और उन्होंने उनको बहुत प्रश्रय दिया, बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत आगे बढ़ाया। जो भारत में इतिहास में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया जाता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दो दल थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था, ये पूरी तरह झूठ है। इस तरह की कोई स्थापना नहीं थी, इस तरह की कोई संकल्पना एग्जिस्ट नहीं करती, इस तरह की कोई संकल्पना का कोई कारण और आधार बनता ही नहीं है। उस गरम दल और नरम दल नामक संकल्पना दी इसलिए गई कि कांग्रेस में दो तरह के लोग काम कर रहे थे। एक वे लोग थे तो दोनों एजेंडे के साथ काम कर रहे थे। एक वे लोग थे जो केवल उसके घोषित एजेंडे के साथ काम कर रहे थे कि देश को आजाद कराना है, अंग्रेजों को यहां से भगाना है। यह बात सामने न आए इसलिए गरम दल और नरम दल नामक उसको रूप देखा दे दी गई और उसको फ्लैश कर दिया गया और बता दिया गया कि नरम दल के अगुआ गोपाल कृष्ण गोखले हैं और गरम दल के अगुआ बाल गंगाधर तिलक हैं। आप 1898 से लेकर 1915 और 1920 तक के इतिहास और इन लोगों के कार्यों को देखिए तो कहीं से भी गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक आपस में टकराते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की भावना की इज्जत करते हैं। बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले से उम्र में लगभग 10 वर्ष बड़े थे। 1866 में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म होता है, 1856 में बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म होता है। लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे। कहीं से इन दोनों लोगों में टकराव नहीं था, कहीं से गुटबाजी नहीं थी, कहीं से इन लोगों के मन में अपने को स्थापित करने की लिप्सा नहीं थी, बल्कि दोनों एक दूसरे को सहयोग करते थे। ऐसी अवस्था में अगर कोई यह कह दे कि गरम दल और नरम दल था और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से देखते थे, तो आपको उनसे प्रमाण मांगना चाहिए कि ऐसा कौन सा घटनाक्रम आया जब गरम दल और नरम दल हिंदुस्तान में बन गया। आप जानते हैं कि वही 1913 से लेकर 1920 तक का कालखंड स्वातंत्र वीर सावरकर जी का है कि जिनके छुड़ाने के लिए आप 1915 में के आसपास ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी राजनीति में बहुत तेजी से सक्रिय होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बाल गंगाधर तिलक प्रोत्साहित करते हैं। ये दोनों लोग अधिवक्ताओं को खड़ा करके और
स्वतंत्र वीर सावरकर को रिहा कराने के लिए कुल 7 याचिका दाखिल करते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिट कहा जाता है। इतिहास में उसको भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उस याचिका को याचना शब्द देकर भ्रम और साहित्य इतिहास के में विकृति पैदा करने की कोशिश की गई। याचिका हिंदी में प्रयोग करते हैं, रिट अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। याचिका को याचना कह देना जब कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, न्यायालय की गतिविधियां चल रही हैं, तो उसको अपनी रिहाई के लिए जो कार्य करना चाहिए, कानूनन अंग्रेजों द्वारा स्थापित और बनाए गए कानून जो उस समय चल रहे थे, तो उनको वह कार्य करना ही था। लेकिन उस याचिका को याचना कह के और इतिहास में भ्रम पैदा करना, देश के लोगों के बीच भ्रम पैदा करने का षड्यंत्र चलता रहा। बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी के कारण पीछे हटना पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी जी उनसे वरिष्ठ थे और वह सक्रियता, वह गतिविधि, वह कार्य उतने शिद्दत से नहीं कर पाए। 1917-16 के आसपास बाल गंगाधर तिलक जी भी अस्वस्थ होने लगे और 1920 में उनका देहावसान भी हो गया। और इस कारण यह जो झूठ, एक दूसरा झूठ प्रचारित हुआ, यह झूठ भी प्रचारित हो पाया, क्योंकि जो लोग झूठ को खारिज कर सकते थे वे समय से पहले ही चले गए। केशव बलिराम हेडगेवार जो कलकत्ता में, आप जानते हैं कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो कलकत्ता को सबसे बड़ा केंद्र बनाया। केशव बलिराम हेडगेवार कलकत्ता से डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे और बाल गंगाधर तिलक जी से उनका निजी व्यक्तिगत संपर्क था। वे भी कांग्रेस के सदस्य थे और इन सारी गतिविधियों, सारी घटनाओं और सारी चीजों को बड़े निकट से और बारीकी से देख और समझ रहे थे। 1917-18 में ही उनको लग गया था कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भारत का और भारत के लोगों के हितों की रक्षा संभव नहीं है और यहाँ एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो वास्तव में भारत के हितों की रक्षा करने वाला संगठन हो। लेकिन वे उस समय अपने आप को इतने समर्थ नहीं पा रहे थे जिसके आधार पर एक बड़ा राजनीतिक संगठन इतने बड़े देश में खड़ा कर पाए और ऐसे संगठन के समानांतर खड़ा कर पाए जिस संगठन के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग खड़े हैं और अपने अपने एजेंडे को लेकर, अपने अपने कार्य और गतिविधि को लेकर खड़े हैं। इसलिए वे बहुत चाह कर भी उस समय साहस नहीं जुटा पाए। 1922 में उनका साहस स्थापित हुआ। उन्होंने यह प्रण किया कि मुझे यह संगठन बनाना है और 1925 में वो संगठन बन गया। आप सब ये भी जानते होंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस को 1939 में क्यों करनी पड़ी। आपको ये भी पता होगा कि सुभाष बाबू के न रहने के बाद वही फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी संगठन बन गया और आज भी उसका राजनीतिक अस्तित्व पश्चिमी बंगाल में तो कम से कम कायम ही है। और वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग क्यों हो गए? इसलिए क्योंकि जो हित चाहते थे उस समय के नेतृत्व के लोग, हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि समाज में बहुत आदर भाव है ऐसे लोगों के प्रति। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, एक शेर बहुत शिद्दत से कहा जाता है, उसमें अरबी और उर्दू दोनों के शब्द हैं, लेकिन सब वह शेर बहुत समीचीन है। नफस माने होता है अंक यानी गोद जिसमें आदमी किसी के बैठता है। नफस शब्द थोड़ा अलग तरह का शब्द है, इसलिए मैंने उसका अर्थ आपसे निवेदन किया। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचकर ठहरना कमाल होता है। विगत लगभग 70, 80, 100 वर्ष से जो महिमा मंडन खास लोगों का किया गया, आज उनकी चूलें, उनकी दीवारें हिल रही हैं और हिल इसलिए रही हैं क्योंकि उनको स्थापित करने का जो कारण था वह कारण वास्तविक नहीं था, झूठ पर था, उसका आधार झूठा था, काल्पनिक था और तरह तरह के षड्यंत्र गढ़कर किसी को स्थापित कर दिया गया। अंग्रेजी में
शेक्सपियर कहते हैं कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग अपने कर्म और मेहनत से महान बनते हैं और कुछ लोगों पर महानता लाद दी जाती है। भारत में ऐसे लोगों के कारण इस देश ने बड़ा कष्ट सहा है, बहुत दुख सहा है। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, उस कैबिनेट मिशन का जो एजेंडा था वो एजेंडा यह था कि हिंदुस्तान में 3 फेडरेशन होंगे। पूरब में एक फेडरेशन होगा, पश्चिम में एक फेडरेशन होगा, हर फेडरेशन में अलग अलग प्रांत होंगे। जो पूरब का फेडरेशन होगा उसमें मुस्लिम बहुल प्रांत होंगे, जो पश्चिम का फेडरेशन होगा उसमें मुस्लिम बहुत प्रांत होंगे, और जो रियासतें हैं उनको प्रांत का रूप दे दिया जाएगा। जो मध्य का हिस्सा होगा उसमें हिंदू बहुल रियासतों का अस्तित्व रहेगा, उनका नेतृत्व रहेगा, और जो प्रांत जब चाहेगा जिस फेडरेशन में जाना उसको स्वतंत्रता होगी कि वो फेडरेशन में चला जाए। लेकिन कैबिनेट मिशन के इस उद्देश्य को फेल करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत सहयोग किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरुजी ने। आपको यह भी पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुरुजी के सुझाव पर सबसे पहले सर्वधर्म समभाव का नारा जिस व्यक्ति ने दिया था, और उस सर्वधर्म समभाव के आड़ में जिस व्यक्ति द्वारा उसको धर्मनिरपेक्षता नामक शब्द से परिभाषित किया जा रहा था, उस धर्मनिरपेक्षता शब्द को गुरुजी से परामर्श करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले उसी 1946 में खारिज किया था। लेकिन उनकी बात नहीं चलने दी गई। बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जब 1935 में एक भारत के प्रधानमंत्री की पुत्री का एडमिशन शांति निकेतन में होता है, 1936 में उनको निष्कासित किया जाता है, 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन में सरदार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, लेकिन फिर भी उनको इस्तीफा देना पड़ता है। चाहे वो मन से इस्तीफा देते हों, चाहे बेमन से इस्तीफा देते हों, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ता है। इतिहास अपने आप बहुत सारी बातों को कहता है। इतिहास केवल वही नहीं होता जो इतिहास में किताबों में लिख के दिया गया। किताबों में लिखा हुआ भी कोई व्यक्ति लिखता है, और जब व्यक्ति लिखता है तो उसके अपने पूर्वाग्रह भी होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पूर्वाग्रह से निकल पाते हैं, और इसलिए भी नहीं निकल पाते क्योंकि अब तक का जो इतिहास लिखा गया है उस इतिहास की संक्षिप्त पृष्ठभूमि में बताऊं कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और उस मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहले जो प्राध्यापक इतिहास के नियुक्त हुए थे वे वर्तमान इरफान हबीब जो 1931 में पैदा हुए हैं और अभी भी जीवित हैं, उनके पिता मोहम्मद हबीब पहले इतिहास के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे, और उनके शिष्य के रूप में और पुत्र के रूप में इरफान हबीब, और इरफान हबीब से जुड़े 4-5 ऐसे इतिहासकार खड़े हुए जो देश में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और लिखने की भूमिका अदा की। इरफान हबीब वही इरफान हबीब हैं जिनके पिता मोहम्मद हबीब थे, 1920 में इतिहास के पहले प्राध्यापक बने, और वही मोहम्मद हबीब के पिता मोहम्मद समीम हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और सर सैयद अहमद के अनन्य शिष्य थे और बैरिस्टर थे। उन्होंने ही 1915 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संयोजक का भार संभाला था, जिस लखनऊ अधिवेशन में द्विराष्ट्रवाद की संकल्पना प्रकाशित की गई थी। इस नाते जब हम विजयादशमी के दिन इन सारे तथ्यों के आलोक में अपनी गतिविधि और कार्य का विवेचन विश्लेषण करते हैं, जिस विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, तो हमको उसकी पृष्ठभूमि के कारणों की और उसके बाद के घटनाक्रमों को ठीक से समझना चाहिए, ठीक से जानना चाहिए। और अगर हम नहीं जानेंगे तो यह भी समझ लीजिए कि 1881 में जो लोग यह कहते हैं कि भारत तो था ही नहीं, राष्ट्र के रूप में नहीं था, देश के रूप में नहीं था, व्यवस्थित देश के रूप में नहीं था, यह बात तो अंग्रेज स्वीकार कर लिए थे कि कम से कम 1881 में भारत एक देश था। कैसे? क्योंकि सेंसस ऑफ इंडिया
की शुरुआत वो 1881 में करते हैं। पहली जनगणना वो कराते हैं भारत की, भारत देश की जनगणना कराते हैं। यह इतिहास साक्षी है इस चीज का। अगर वो एक देश की जनगणना कराते हैं, उस जनगणना में आप देखे होंगे उसका जो प्रोफार्मा आता है उसमें कितने प्रकार की सूचनाएं भरी जाती हैं। वो सारी सूचनाएं उसमें भरी गई और उन सूचनाओं के आलोक में यह भी बात स्पष्ट होकर आई कि उस समय भारत का जो कुल क्षेत्रफल था वो लगभग 83 लाख वर्ग किलोमीटर था और उस समय चीन का कुल क्षेत्रफल 45 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल 32 लाख कुछ वर्ग किलोमीटर है और चीन का क्षेत्रफल लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर है। बहुत सारे नामों का उल्लेख करना इतिहास के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन प्रसंग ऐसा नहीं है कि उन नामों का उल्लेख किया जाए और उनकी गलतियों का उल्लेख किया जाए। लेकिन एक एजेंडा जो विस्फमन कर दिया गया कि 3 रियासतें हैदराबाद, राजकोट और जम्मू कश्मीर, ये रियासतें जो देश में विलय नहीं चाहती थी, उनके विलय का भार सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेना पड़ा और 2 को जब वो विलय करा दिए तो उनके समकालीन नेतृत्व ने कहा कि नहीं, इसका जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़िए। जब राजकोट और हैदराबाद का विलय हो गया, अपनी ताकत के बल पर, अपनी कूटनीति के बल पर, गुरुजी के परामर्श से वो विलय हो पाया, तब उस नेतृत्व ने कहा कि नहीं, एक हमारे पास एजेंडा रहने दीजिए, इसको हम विलय कराएंगे और सूझबूझ से कराएंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा न बने, इससे बचाएंगे। और वह विलय आज तक ठीक नहीं हो पाया था। अब वह विलय अपनी परिस्थिति और अपने परिणाम तक पहुंच रहा है। आप सब लोग इतिहास और बहुत सारे उसके तथ्यों से परिचित होंगे। संघ का योगदान क्या है? संघ अपने योगदान की बहुत चर्चा, प्रचार और प्रसिद्धि चाहता नहीं, करता नहीं, बताता नहीं, और संघ के स्वयं सेवक शांत चित्त भाव से अपना चुपचाप काम करते हैं। उनको प्रचार और प्रसिद्धि नहीं चाहिए, इसलिए भी संघ के कार्य लोगों के पास जाते नहीं। संघ जितना करता है उससे अगर बताना भी चाहता है तो उससे कम करके ही बताता है, उसको छोटा करके ही बताता है, अपने आप को सहज कार्यकर्ता भाव में ही प्रदर्शित करता है, स्वयं सेवक भाव में ही प्रदर्शित करता है। और आपके बीच संघ का एक बहुत बड़ा अधिकारी भी जितनी सहजता, जितनी सरलता, जितनी आत्मीयता से रह सकता है, कोई दूसरे क्षेत्र और गतिविधियों में कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं रह सकता है। संघ की देन है कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका में 1300 से अधिक योग के केंद्र संचालित हो रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि उस योग के केंद्र का संचालन कोई भारतीय व्यक्ति करे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की इच्छा है। संघ का योगदान यह है कि आप अफ्रीका महाद्वीप में जाइए तो उसके 3 पार्ट बनते हैं। एक दक्षिणी अफ्रीका देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक उत्तरी अफ्रीका और दूसरा मध्य अफ्रीका, जिसको साहेल क्षेत्र कहते हैं, भूमध्य रेखा और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र। वह भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से 3 भागों में बढ़ता है और उन सभी देशों में चले जाइए तो संघ की गतिविधि, कार्यविधि मिलेगी आपको। और भारत के निवासी, भारत के मूल निवासी लगभग सभी देशों में पर्याप्त संख्या, पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेंगे। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अगर वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है तो वहां के जो लोग हैं और भारत से गए हुए लोग हैं, वो आपकी खबर खुद से पता करके रखते हैं, आपसे एयरपोर्ट पर मिलते हैं, आपको उपहार भेंट देते हैं, आपसे आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप हमारे घर चलिए, हमारे यहाँ विश्राम करिए, आपको जो सुविधा और सहयोग चाहिए हम आपको करेंगे, फिर आपके समय के अनुसार हम आपको यहाँ पहुंचा देंगे एयरपोर्ट, आप लौट जाइएगा। ये सारा गतिविधि और सारी कार्य वहां संचालित हो रहे हैं। चाहे यूरोप में आप चले जाइए, चाहे उत्तरी अमेरिका में चले जाइए, चाहे दक्षिणी अफ्रीका में पराना, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील चले जाइए, पनामा में चले जाइए, संयुक्त राज्य अमेरिका का को पूरा गतिविधि और पूरा संचालन ही उसी प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर है प्रोफेसर योगेंद्र पाल कालरा, जो होशियारपुर के मूल निवासी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर हैं सस्केचुआन यूनिवर्सिटी कनाडा में।
वो वहाँ का संघ का कार्य देखते हैं। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, अद्भुत विद्वत्ता है उनके अंदर। संयोग से दिल्ली में मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो सारी गतिविधियों का जो वर्णन करते हैं, वो वर्णन संघ के बिना किसी के पूर्वाग्रह पाले हुए, किसी के प्रति दुर्भावना रखते हुए संघ अपनी गतिविधि संचालित करता है। और इसलिए संचालित करता है कि हमको किसी का कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हमारे तरफ जो उंगली उठाएगा, हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे समाज की तरफ, हमारी अस्मिता की तरफ, तो विजयादशमी के दिन हम यह प्रण भी लेते हैं कि उस उंगली को हम खड़ी नहीं रहने देंगे। और इसलिए खड़ी नहीं रहने देंगे कि पिछले अक्टूबर 2019 में जब कोरोना का प्रकोप चाइना में आरंभ हुआ था, और चाइना और सोवियत संघ और मंगोलिया, इनको पहले पता चल गया था। अक्टूबर-नवंबर 19 में ही इन देशों ने 10,000 5,000 सैया के बड़े बड़े अस्पताल कोविड के लिए खड़ा कर दिया था। और चीन ने उस बात को इसलिए छिपाया क्योंकि चीन में बड़े दिन का जो त्योहार होता है दिसंबर महीने के आखिर में, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है चीन में। और दुनिया से करीब 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के लोग, इतनी संख्या में लोग, ईसाई मतावलंबी जो लोग हैं, वह त्योहार मनाने चीन जाते हैं और 1 हफ्ते 10 दिन 5 दिन वहां रहकर अपने देश को लौटते हैं। उससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बहुत व्यापक पैमाने पर चीन को प्राप्त होती है। चीन को लगा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन को, जो वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो पत्र लिखा, उस पत्र में इस बात का उल्लेख है। 18-19 मई को जो उन्होंने पत्र लिखा है, इसी 18-19 मई को घेब्रेयस जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर हैं, उस पत्र में इस बात का उल्लेख है कि चीन ने यह बात क्यों छिपाया। और छिपाया तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कर रहा था? विश्व स्वास्थ्य संगठन की 3 जिम्मेदारी है कि दुनिया में कहीं भी इस तरह की आपदा हो तो उस आपदा को पहले नोटिस करना, फिर उस आपदा को कैसे हम निर्मूल करें, कैसे समस्या का समाधान करें, कैसे उसके लिए टीका और मेडिसिन का प्रबंध करें, इस पर कार्य करना, और तीसरा उसके इरेडिकेशन या उसके समाप्ति के लिए योजना रचना बनाकर प्लानिंग करना और देशों को विश्वास में लेकर उसको लागू करना। इन तीनों का उत्तर उस घेब्रेयस महोदय के पास नहीं था। इसलिए नहीं था कि चीन ने उनको मैनेज किया था, इसलिए मैनेज किया था कि उसका वह कार्यक्रम खराब न हो, नष्ट न हो, विकृत न हो। और इस नाते दुनिया भर के लोग और यूरोपीय देशों से लोग, आप जानते हैं कि लगभग 6 लाख लोग मर चुके संयुक्त राज्य अमेरिका के, और बहुत सारे देश, चाहे स्पेन हो, इटली हो, पुर्तगाल हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी, जहां से लोग गए, उन कितने हताहत हुए हैं, आपको इंटरनेट पर उसकी सारी सूचना मिल जाएगी। प्रतिदिन आपको मोबाइलों पर वो सूचना प्राप्त होती है। लेकिन उसको बचाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया गया कि दुनिया में 40-50 लाख लोग अब तक मर चुके हैं। आगे क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी, वो हमारे आप सबके देखने, समझने और जानने की है। 16 से 23 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ के एक बहुत बड़े कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए, मुझे भी 2 व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुझे 16 फरवरी को बीजिंग पहुंचना था, 24 फरवरी को लौटना था, लेकिन 24 जनवरी को मेरे पास मेल आया कि यह परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, संभव है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाए। 4 फरवरी को वह स्थगन हो गया। वह स्थगन के बाद मेरा जाना निरस्त हो गया। वीजा मेरा स्वीकृत हो गया था, लेकिन वीजा के पृष्ठभूमि का जो कारण है, वह कारण स्वयंसेवकों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को, संघ तो जानता ही है, जानना बहुत जरूरी है कि भारत में जो चीन की एम्बेसी है, उस एम्बेसी ने मेरा वीजा देने के लिए 5 बार निमंत्रण पत्र को बदलवाया। और वो बदलवाया इसलिए क्योंकि इसकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है, इसकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है, इसकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है। और 5वीं बार जो बदलवाया वो सबसे रोचक विषय है, क्योंकि जो भी वहां से पत्र व्यवहार आता था,
पहले प्रत्येक बात चाइनीज में लिखी होती थी, उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा होता था। बिना चाइनीज लिखे हुए कोई भी करेस्पॉन्डेंस वो नहीं करते थे। मेरे पास उनके बहुत सारे मेल हैं। और अंतिम बार जो चाइनीज एम्बेसी ने बदलवाया वो ये कहकर बदलवाया कि जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके हस्ताक्षर आपके आमंत्रण पत्र पर इंग्लिश में है, चाइनीज में नहीं है हस्ताक्षर, इसलिए आप इसको बदलवाइए और वहां रिक्वेस्ट भेजिए। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम आपको वीजा देंगे। मैंने उनको मेल किया तो वह चाइनीज में हस्ताक्षर किया हुआ दूसरा पत्र तो उन लोगों ने भेज दिया, लेकिन जैसे ही भेजा मैंने उनको एक दूसरा मेल किया कि मैं आ रहा हूं, संयोग से मुझे हिंदी और संस्कृत भी ठीक ठाक आती है, तो मैं अंग्रेजी में जो मेरा दोनों व्याख्यान होना था अब उसको अंग्रेजी में नहीं देकर मैं संस्कृत में दूंगा। क्या आपके यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की, संस्कृत में व्याख्यान के ट्रांसक्रिप्शन की भी व्यवस्था है? तो उन लोगों ने कहा नहीं, संस्कृत में ट्रांसक्रिप्शन की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने कहा कि अब मैं नहीं आऊंगा। अगर आप इसकी अनुमति देते हैं कि मैं संस्कृत में आपके यहाँ व्याख्यान दे सकता हूं तो ही मैं आऊंगा। और 3-4 पत्र व्यवहार के बाद उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है आप आइए और संस्कृत में अपना व्याख्यान दीजिए। यहां तक उन लोगों ने आर्गुमेंट किया कि आपको पुनः परेशानी होगी अपना लेक्चर तैयार करने में, आपको दिक्कत आएगी। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन वह स्थगित हो चुका था वह कार्यक्रम। इस तरह का अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी बोली, अपनी भाषा के प्रति संदिग्धता रहती है वहां कि आप देखिए कि 90% वहां की जनता या तो बौद्ध है, 50 कुछ प्रतिशत बौद्ध रहते हैं वहां लोग, 24% के लोग वहां ताओ मत के लोग रहते हैं, 15 कुछ प्रतिशत वहां कन्फ्यूशियस लोग रहते हैं। 90% जनता वहां की सरकार, वहां की रीति नीति, वहां की पॉलिसी और वहां के विचारधारा के अगेंस्ट रहती है, उसको स्वीकार नहीं करती। 10% जो लोग हैं उसमें मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं और यहूदी भी हैं और हिंदू भी हैं। उस 10% लोगों में वे बाइफरकेटेड हैं, अलग अलग तरह की, चूंकि वो धंधा रोजगार बिजनेस करने गए हैं, जो वहां सरकार की पॉलिसी नीति नियम होता है उसके अनुसार कार्य व्यवहार करते हैं। लेकिन इन 90% लोगों को भी चीन, जो 90% ये लोग हिंदू मत की गतिविधि और कार्यक्रम संचालित करते हैं, भारत के संस्कारों को ठीक से अपनाते हैं, ताओ मत के लोग भारत के संस्कार के अनुसार व्यवहार करते हैं। जो कन्फ्यूशियस होते हैं वो आस्था और विश्वास से जुड़े हुए पूजा पाठ कर्म कांड जो बौद्ध मत के लोग अपनाते हैं वही अपनाते हैं। इन तीनों में इतना कोहेरेंस, इतना समन्वय है। लेकिन चीन की सरकार इन सभी लोगों को देश प्रेम के नाम पर और भारत हमारा हितैषी नहीं है ऐसा बताकर लगातार कोई न कोई खूरपेंच करके और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यह वातावरण खड़ा किए रहता है, केवल और केवल इसलिए कि वे 90% लोग हमेशा हमसे जुड़े रहें और उनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ न हो। बाहर से जितना चीन वैभवशाली और समृद्धशाली दिख रहा है, आप सच मानिए कि अंदर से बहुत खंडित, बहुत टूटा हुआ और बहुत खराब हालत में चीन है। और कब उसका स्वरूप बिगड़ जाए, खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, क्योंकि छल छद्म से कोई लंबे समय तक अपनी गतिविधि और कार्य संचालित नहीं कर पाता है। इस बात को हमको ठीक से समझना चाहिए और इसलिए भी समझना चाहिए कि हम दुनिया के बहुत ताकतवर और महत्वपूर्ण देश हैं। इसलिए भी समझना चाहिए कि जिस संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या मात्र 34 करोड़ है और जिस हिंदुस्तान की जनसंख्या 134 करोड़ है, उस हिंदुस्तान में अभी भी 50,000 लोग दिवंगत नहीं हुए कोविड-19 के कारण। एक व्यक्ति का जाना भी बहुत पीड़ादायक होता है हिंदुस्तान में, क्योंकि बहुत संवेदनशील लोग रहते हैं। जिस 34 करोड़ की आबादी वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 लाख लोग के लगभग चले गए, वहां संसाधनों की, सुविधाओं की सबसे अधिक उपलब्धता है। क्यों चले गए, किस कारण चले गए, इसकी तह में आप जाएंगे तो भारत की विशिष्टता का आपको बोध होगा, भारत की श्रेष्ठता का आपको बोध होता
केवल संसाधन उपलब्धता, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता, चमचमाती सड़कों, चमचमाती गाड़ियों, चमचमाती महलों से कोई वैभवशाली देश नहीं बनता, राष्ट्र नहीं बनता, जब तक उसके संस्कार, जब तक उसकी सभ्यता, जब तक उसके जीवन मूल्य, जब तक उसकी परंपरा और जब तक उसकी संस्कृति स्थापित नहीं होती। एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वह वयस्क होना शुरू होता है। वयस्क होना शुरू होता है तो उसकी एक दिनचर्या बनती है, जो दिनचर्या बनती है उससे उसकी जीवनचर्या बनती है, जो जीवनचर्या होती है क्रमिक रूप से विकसित होते हुए उसका जीवन मूल्य का निर्माण करती है। जीवन, ये सभी शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं हिंदुस्तान में, और उसके जीवन मूल्य से उसकी परंपरा का विकास होता है, उसकी परंपरा से उसके संस्कार का निर्माण होता है, उसके संस्कार से उसकी सभ्यता बनती है, उसकी सभ्यता से उसकी संस्कृति स्थापित होती है, और उस संस्कृति का भी जो सार तत्व है, जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिससे दूध में घी होता है, वही उस संस्कृति का जो सार तत्व है उसको हम धर्म कहते हैं। और वह धर्म फिर अप्रश्नवाची हो जाता है, उसके बाद प्रश्न खड़ा करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वह धर्म केवल पूजा पाठ और कर्म कांड नहीं है, धर्म का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव का अपना कर्तव्य क्या है, और वह कर्तव्य का सर्वश्रेष्ठ जब निर्वाह करने लगता है, इसका मतलब है कि वह अपने धर्म को निर्वाह कर रहा है। जैसे जब आपसे कोई पूछता है कि माता के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है, परिवार के प्रति आपका धर्म क्या है, समाज के प्रति आपका धर्म क्या है, देश के प्रति आपका धर्म क्या है, तो आप धर्म को अपने कर्तव्य से ही संबोधित करके और अर्थ निकाल कर किसी को बताते हैं। इसलिए भारत सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और इसके दो कारण हैं कि आप जानते हैं डॉक्टर प्रदीप दुबे जो 87 में सबसे पहले 1 इंच लंबे, 1 इंच चौड़े और 0.1 इंच मोटे चिप का उन्होंने आविष्कार किया था। और पहले आप देखते होंगे मेमोरी कार्ड इतना बड़ा बड़ा होता था, उसका उन्होंने आविष्कार किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसको खरीद लिया, हिंदुस्तान की सरकार ने उसका बहुत संज्ञान नहीं लिया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया, और आज वो मेमोरी कार्ड इतने छोटे साइज में उपलब्ध होता है। और वह कंसेप्ट जो डेवलप किया, आपकी जो दिल की धड़कन होती है, दिल की धड़कन ब्लिंक करती है। अब डॉक्टर लोग हैं, मुझसे ज्यादा उस चीज को समझेंगे, ब्लिंक करती है, उस धड़कन को ब्लिंक करने में एक स्पेस जो लगता है उसको एक बिट में नापते हैं, BIT बिट। वह 1024 बिट बराबर 1 बाइट बनता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट बनता है, जिसको हम MB कहते हैं। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनता है, जिसको हम GB कहते हैं। और 1024 गीगाबाइट 1 TB बनता है, जिसको हम टेराबाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में मेमोरी यानी कैपेसिटी, किसी सामग्री को रखने की जो स्थान है उसको डोनेट करता है। यानी ब्लिंक करने का जो स्पेस है, उतने स्पेस में आप कितना फोटो, कितना वीडियो, कितना रिटन मैटर, कितना JPG फाइल, कितना PDF फाइल रख सकते हैं, वह उसको प्रदर्शित करता है। उसी चिप और उसी मेमोरी कार्ड के भरोसे पूरी दुनिया में संभव हो पाया है। और 1976 में एक डिप्लोमा होल्डर विलियम गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किया था, और जब से इसको खरीद लिया तब से वह बूम पर आया, और बूम पर ही नहीं आया। 1992 आते आते जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दुनिया में माहौल था, उस समय उसकी मुद्रा सकल, उसकी जो पूरी संपत्ति थी माइक्रोसॉफ्ट की, वो भारत के सकल विदेशी मुद्रा भंडार से $2 अरब अधिक थी। उसी प्रदीप दुबे जो हिंदुस्तानी मूल के हैं, नोएडा में लोग, उनके परिवार के लोग रहते हैं, उनकी ससुराल सुल्तानपुर में है। उस प्रदीप दुबे की देन है कि आज दुनिया में जितने ये मोबाइल फोन लेकर हम बड़े बड़े काम और कारनामे कर रहे हैं, उसकी देन हिंदुस्तान है। आप सब जानते हैं आदि सर देसाई का नाम, जो बड़ोदरा गुजरात के मूल निवासी हैं, गूगल के टेक्निकल हेड हुआ करते थे। जब पेरिस में गूगल का हेडक्वार्टर था तो उन्होंने एंड्रॉयड
सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें इनिशियल स्टेज में 20 लाख एप्लीकेशन थे और उस 20 लाख एप्लीकेशन में अभी भी 4 लाख से अधिक उपयोग नहीं हो पाए। नए नए एप्लीकेशन लगातार उसमें जुड़ते जा रहे हैं। वह एंड्रॉयड फोन ने उस चिप के बाद दूसरा बहुत बड़ा क्रांति कर दिया पूरी दुनिया में, और उस दुनिया की क्रांति ने हमको आपको कहां से कहां खड़ा कर दिया। ये दो बहुत बड़े कारण हैं। भारत के लोग और भारत को दुनिया के लोग जो हीनता की दृष्टि से देखते हैं, उस हीनता से हमको निकलने की आवश्यकता है। हम बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, और यह केवल हम अपना महिमा मंडन करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि दुनिया के लोग इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। दुनिया के लोग इस चीज को मान रहे हैं और उनको लग रहा है कि योग, भारतीय वेशभूषा, भारतीय पहनावा, भारतीय कार्य संस्कृति, संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्य हैं, उन 50 राज्यों की राजधानियों में आप चले जाइए, प्रत्येक राजधानी के जो बड़ा शहर है, उस शहर के एक बड़ी मार्केट में आपको अलग से एक हिंदुस्तानी मार्केट मिलेगी। हिंदुस्तानी मार्केट में नवरात्र के फलाहार से लेकर जमीन पर पीढ़ा पर बैठाकर धोती पहनाकर आपको फलाहार खिलाने वाले मिलेंगे। आपको जनेऊ खड़ाऊ से लेकर धोती चुटिया से लेकर कांजीवरम की साड़गी से लेकर हैंडलूम के सामान से लेकर गीता प्रेस, आपके गोरखपुर का बड़ा यशस्वी प्रतिष्ठान है, गीता प्रेस की पुस्तकों से लेकर बनारसी साड़ी से लेकर सारी चीजें आपको वहां प्राप्त होंगी। आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जो भारतीय नहीं है उस मार्केट में प्रवेश करते हैं तो बड़ी श्रद्धा और आदर के भाव से प्रवेश करते हैं। भारत कहाँ खड़ा है और भारत को हम कहाँ खड़ा हुआ मानते हैं, इस भाव में हमको अंतर समझना चाहिए और जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 6 उत्सव मनाता है। उसमें पहला उत्सव वर्ष प्रतिपदा होती है, यानी वर्ष का जो आरंभ होता है वह वर्ष का आरंभ सही वैज्ञानिक रीति नीति से कैसे होता है, जब सूर्य पृथ्वी के भूमध्य रेखा को यानी मध्य हिस्से को उत्तर की तरफ जिस दिन बढ़ता है, मार्च के आखिर से लेके अप्रैल के मध्य के बीच में वह कोई तिथि पड़ती है, वह तिथि एक निश्चित समय में हम उसका आकलन नहीं कर पाते, उसमें एक निश्चित समय लगता है जब सूर्य की लंबवत किरण भूमध्य रेखा को पार करती है। और वह पहला समय जब, चूंकि हम उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित हैं, उसको पार करते समय जो तिथि पड़ती है वही वर्ष प्रतिपदा यानी वर्ष के आरंभ की तिथि होती है। और जो पूरा कालखंड सूर्य के लंबवत किरणों का उस पीरियड को, उस स्थान को, उस क्षेत्र को पार करने में लगता है, उसी के आधार पर हम पहली नवरात्रि मनाते हैं। और इसीलिए नवरात्रि कभी कभी 7.5 दिन, कभी 8 दिन, कभी 8.5 दिन, कभी 9 दिन का पड़ता है। सूर्य को लंबवत सूर्य की किरण उसको जब पार करती है, ये इतना आधिकारिक और इतना वैज्ञानिक कारण है कि हम आप आसानी से समझ सकते हैं। पुनः वो सूर्य कर्क रेखा पर आता है, फिर वो सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है। दक्षिणायन होकर जब उसी भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है, तब अभी बीती हुई हम शारदीय नवरात्रि, दूसरी नवरात्रि मनाते हैं। और वही क्रिया सूर्य को पुनः करनी पड़ती है, उतना समय और उतना कालखंड लगता है वो उसको पार करने में। ये दोनों नवरात्रि की तिथियां हम मनाते हैं। ये कितना वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। उसको जब हम 4 से गुणा करते हैं 27 नक्षत्रों को, तो 108 संख्या बनती है। हमारे पूर्व प्रांत संघचालक जी गणित के व्यक्ति हैं, हमारी गणित अगर कहीं गलत हो तो उसको ठीक करने का कष्ट करेंगे। 108 संख्या बनती है और इस नाते हम 108 दाने की माला से कोई जप करते हैं, किसी की आराधना और किसी की स्तुति करते हैं। आप हम सब जानते हैं कि यह जो देवी है दुर्गा, वह अंगीभूत जब होती हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली अंगीभूत होती हैं तो महादुर्गा बनती हैं। फिर वो त्रिगुणित होती हैं तो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली बनती हैं। फिर त्रिगुणित होती हैं तो नौ दुर्गा बनती हैं, वो शक्ति की प्रतीक हैं। वर्ष प्रतिपदा हमारा पहला त्योहार है और सौभाग्य है हमारा कि उसी वर्ष प्रतिपदा के दिन इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन भी पड़ता है। ये सौभाग्य है हम लोगों का।
दूसरा उत्सव हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव है। अब व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक उसकी सृष्टिगत विशेषता होती है उत्पन्न होने की। पैदा होने के बाद उसकी संस्कारगत विशेषता आगे बढ़ती है और उसके आगे बढ़ने के बाद उसकी समाजगत विशेषता उसके जीवन में आती है। और समाजगत जो विशेषता उसके जीवन में आती है तब उसको प्रतीत होता है कि हमको अपने यशस्वी जीवन के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपना और अपने लोगों का संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा करनी चाहिए। इसलिए पहला त्योहार हमारा होता है वर्ष प्रतिपदा, दूसरा हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव और तीसरा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो सामाजिक हमारे सरोकार और संस्कार हैं उसको प्रदर्शित करता है। सभी एक दूसरे से रक्षा सूत्र में बंधते हैं, प्रेम भाईचारे का प्रकटीकरण करते हैं। वो केवल और केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता, सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। इसलिए उस रूप में हमारे सामने आता जरूर है, लेकिन रक्षा सूत्र पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, माँ बेटे को, बेटा माँ को, भाई बहन को, समाज में कोई भी किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है। वो आपसी प्रेम भाईचारा और मेल जोल का त्योहार है। वो समाजगत सरोकार हमारा है। जो हमारा वर्ष प्रतिपदा है वो हमारे उद्भव और उत्पत्ति का सरोकार प्रकट करता है। गुरु पूर्णिमा उत्सव हमको सीखने, जानने, ज्ञान संवर्धन करने की प्रेरणा देता है। और इस ज्ञान के गहराई में आप जाएंगे तो हमारे यहाँ एक एक शब्द अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। हमारे यहाँ ज्ञान होना बहुत साधारण बात नहीं है जो हम कह देते हैं कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो गया। ज्ञानी होना यह बहुत विशिष्ट बात है। हमारे यहाँ उसके लिए शब्द है प्रज्ञावान होना, विद्यावान होना, विज्ञानवान होना, ज्ञानवान होना, विवेकवान होना, बुद्धिमान होना और तब अंत में आता है विद्वान होना। यह प्रकृति आती है और उसी गुरु पूर्णिमा के उत्सव के आधार पर आती है जब हम गुरु पूजन का कार्य करते हैं। विजयादशमी का दिन आता है जब विजयादशमी के दिन हम अपने संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं। हम किसी पर पहले आक्रमण नहीं करते, किसी को उंगली नहीं दिखाते, लेकिन उंगली दिखाएगा किस रूप में? हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, तो हम उसकी खैर भी नहीं रहने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे नहीं, आक्रमण करेंगे नहीं, लेकिन आक्रमण कोई करेगा तो उसको जवाब भी भरपूर देंगे। इसलिए शस्त्र की और शास्त्र की दोनों की पूजा करते हैं। महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ है, इसलिए महर्षि वेदव्यास की भी हम पूजा आराधना करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। तो हमारा त्योहार हुआ वर्ष प्रतिपदा, रक्षाबंधन, हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव, गुरु पूर्णिमा, विजयादशमी और हमारा आखिरी त्योहार पड़ता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति प्रेम, भाईचारा, मिलाप, सहकार, सामाजिक सरोकार और जो आपस में एक तरह से समरस समाज की संकल्पना है, उस समरस समाज को प्रकट करता है कि समाज बटन हुआ नहीं है, खंडित नहीं है। जो इस मातृभूमि और जन्मभूमि पर जन्म लिया है वो सब एक हैं, एक संस्कृति है। आर्य द्रविड़ बटे हुए नहीं हैं। जो उत्तर में रहते हैं उनको गर्मी कम लगती है, इसलिए थोड़े गोरे होते हैं। जो दक्षिण में रहते हैं कर्क रेखा के दक्षिण, उनको गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगती है, इसलिए अपेक्षाकृत थोड़े सांवले होते हैं। बस इतना सा अंतर है और इसी अंतर को बांटकर आर्य और द्रविड़ की संकल्पना, इतिहास की एक और झूठ प्रकट कर दिया गया भारतीय समाज में। विजयादशमी का उत्सव हमारे शास्त्र के समानांतर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता है। इसी दिन हमारे शक्ति का त्योहार है विजयादशमी, जो शारदीय नवरात्रि सूर्य भगवान के दक्षिणायन होते समय, यानी शक्ति का जो अजस्त्र पुंज है, ऊर्जा का जो अजस्त्र पुंज है, वो जब दक्षिणायन हो रहा है तो विजयादशमी के दिन हम अपनी शक्ति सामर्थ्य लेकर स्वयं सन्नद्ध होते हैं, खड़े होते हैं कि सूर्य भगवान के पुनर्आगमन के लिए वर्ष प्रतिपदा पर तब तक हम स्वयं सन्नद्ध रहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार। और इसीलिए इसी दिन
1925 में, आज से 96 वर्ष पूर्व नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवार जी ने किन कारणों से, किन उद्देश्यों से इसी राष्ट्र और इसी समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया। हम सब इस यज्ञ में तन मन धन पूर्वक लगे हुए हैं। जो नहीं लगे हुए हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे साथ आएं। संघ का एक नियम है और वह नियम यह है कि जो हमारा अपरिचित है उसको हम परिचित बनाते हैं, जो परिचित है उसको मित्र बनाते हैं, जो मित्र है उसको स्वयंसेवक बनाते हैं, जो स्वयंसेवक है उसको हम कार्यकर्ता बनाते हैं। और संघ के बारे में जानने के लिए दूर से संघ को जानना और समझना, आप अगर जानने और समझने की कोशिश करेंगे तो संघ को ठीक ठीक जान समझ नहीं पाएंगे। रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी संघ के जो 5वें सरसंघ चालक थे, चौथे सरसंघ चालक थे, वो बार बार इस बात को कहते थे कि संघ को वही समझता है जो संघ में आता है, संघ में है या संघ में रहेगा, वही संघ समझेगा। बाहर से जो संघ जानता है, समझता है, वो सही नहीं जानता संघ के बारे में। संघ को जानना समझना हो तो संघ में आइए, और संघ में आने के बाद आपको लगे कि संघ ठीक नहीं है तो आप जा सकते हैं। रास्ता खुला है, दरवाजा बंद नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 रुपए की रसीद नहीं कटती, 1 रुपए का कहीं ठप्पा नहीं लगता, कहीं मुहर नहीं लगता। बस ये है कि आपके पास गणवेश हो गया, आप प्रार्थना कर लिए, प्रार्थना का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक गणवेश उतारिए, 1500 1500 रुपया जो खर्च लगा बस उतना ही आपका जाएगा। वो गणवेश उतारिए, चाहिए तो किसी को दान दे दीजिए, किसी को भेंट कर दीजिए उस गणवेश को, आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन संघ में आएंगे, सही भाव से आएंगे तो संघ आपको 100% वैसा ही मिलेगा जैसे आप दिल दिमाग से जिस आदर और श्रद्धा पूर्वक संघ में आते हैं। इसलिए संघ में आकर संघ को जानने और समझने की निवेदन विजयादशमी के उस उत्सव पर मैं आप सबसे करता हूं। विजयादशमी के उत्सव का हेतु आपसे निवेदन करता हूं और अपनी बात अभी इस समय पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। उत्तिष्ठ। प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दीभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दूभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वे सखायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभमासि सन्देहि तत्पूर्ते, शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये, अजय्या च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, अजय्यां च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, सुशीलं जगद्दे नमम्रं भवेत्, सुशीलं जगत्ते नम्रं भवेत्, श्रुतं चैव यत्कण्टिकाकीर्मार्गम्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतन्न सुगं कार्ये, स्वयं स्वीकृतन्नः सुगं कार्ये, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रत, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्तः स्फुरत्वच्छयाधे निष्ठा, तदन्तः स्फुरत्वक्षया देनिष्ठा, यदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, यदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्,
विजेत्री चनय संगताकार शक्तिर विजेत्री जनसंघाकार शक्तिर विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वातिशास्त्रे वृषम् समर्था भवत्वा शिशाते विषम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वजा प्रणाम 1 2 3 संघ वीर संघ वीर वाम वृत उपस्थित